गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी क्लास का जो टॉपिक रहेगा वह रेशम कीट पालन की प्रजातियों के बारे में रहेगा। हमने हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें रेशम कीट की कुल 4 प्रजातियों को पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक उससे आगे शुरू होगा जिसमें हम रेशम कीट की 5वीं प्रजाति है वह है एरी रेशम कीट, अर्थात एरी रेशम कीट जिसका जूलॉजिकल नेम है एटेकस रिसिनी। अब देखिए, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि रेशम कीट की 2 मुख्य विशेष कुल होते हैं, एक तो बॉम्बिसिडी, एक सैटर्निडी। इस कुल के सदस्य ही ज्यादातर रेशम कीट पालन में इनका ही उपयोग किया जाता है। तो एटेकस रिसिनी जो होता है वह सैटर्निडी कुल का सदस्य होता है। और वर्तमान में वैज्ञानिक इस एटेकस रिसिनी को पालने के बारे में, अर्थात इसका कैसे इस कीट को पाला जाए, इनसे कैसे रेशम प्राप्त किया जाए, उस पर अनुसंधान कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह किसी भी माहौल में आसानी से पाला जा सकता है। अर्थात इसके लिए कोई भी परिस्थिति होती है, अगर आप कोई भी परिस्थिति दोगे उसमें ये आसानी से पाला जा सकता है। लेकिन इसकी ये सामान्यतः अरंडी की पत्तियों को खाता है। इसकी जो लार्वा कैटरपिलर होते हैं वो अरंडी की पत्तियों को खाते हैं। लेकिन इसकी एक समस्या है, इसमें जब इससे पहले जितने भी हमने एग्जाम्पल पढ़े थे तो हमने बताया था कि जो लार्वा वो क्या करता है, कोकून का निर्माण करता है। अब कोकून का निर्माण का मतलब क्या है कि सभी धागे क्या होते हैं, एक सीक्वेंस में कुछ धागों को छोड़ दिया जाए तो वो एक ही सीक्वेंस में लपेटे हुए होते हैं। लेकिन एटेकस रिसिनी की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि इसमें जो धागे बनते हैं, जो रेशम होता है वह बिल्कुल असमान प्रकार का होता है, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है और ये सही प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए इनके जो धागे होते हैं उनको, जो कोकून होता है उनको काटना पड़ता है। बाकी में तो क्या है, एक धागा आपने प्राप्त किया और अपन जिस प्रकार चरखी का यूज करते हैं, चरखी में एक धागा पकड़े, चरखी को जो जो गोल गोल घूमती है सारा धागा निकलता रहता है पतंग उड़ाने समय, वैसे ही होता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि इसके कोकून को काटना पड़ता है और काट के धागों को अलग अलग करके उनको बाद में एक साथ करना पड़ता है। इसी कारण इनके धागों की जो चमक होती है वो तो तेज होती है, मतलब धागों की जो चमक होती है, अपन सुंदरता कहते हैं, वह तो तेज है। लेकिन क्वालिटी की अगर बात करें तो इनकी क्वालिटी क्या होती है, निम्न होती है। अब क्योंकि इनके कोकून को काटना पड़ रहा है रेशम को प्राप्त करने के लिए, इसीलिए इनकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। तो वापस रिवाइज कर रहा हूं, जो था एरी रेशम कीट एटेकस रिसिनी का है, यह सैटर्निडी कुल का सदस्य है, अरंडी की पत्तियों को खाता है और इसके धागे की जो चमक होती है वो तेज होती है। लेकिन ये जो रेशम होता है वह निम्न क्वालिटी का होता है और इसीलिए इसको छोटे स्तर पर अर्थात छोटे जो स्तर होता है उस पर इन कीटों को पाल के उनसे रेशम कीट प्राप्त किया जाता है। और लास्ट है दैत्याकार रेशम कीट। दैत्याकार रेशम कीट और इसका जूलॉजिकल नेम है एटेकस एल्टस। अब देखिए, ये भी एक रेशम कीट की प्रजाति है और ये भी सैटर्निडी कुल का ही क्या है, सदस्य है। तो यह भी सैटर्निडी कुल का सदस्य है। अब इसकी विशेषता क्या है, इसका आकार एक दैत्य, अर्थात जितनी भी प्रजातियां हैं, इससे पहले की जो 5 प्रजातियां हैं उनकी तुलना में इसका जो आकार होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है और इसके शरीर की पंख सहित कुल लंबाई 10 से 11 इंच होती है। इसीलिए इसका आकार बहुत बड़ा होता है, इसीलिए बाकी कीटों की तुलना में, इसीलिए इसको दैत्याकार रेशम कीट कहते हैं। और ये विशेष तौर से 2 देशों में ही ज्यादा पाला जाता है, एक तो भारत, सेकंड क्या है, मलेशिया। तो ये 2 देशों में सबसे ज्यादा पाला जाता है। और जितनी भी रेशम कीट की प्रजातियां हैं जीवित, जितनी भी वर्तमान में रेशम कीट की जो प्रजातियां जीवित है, उनमें सबसे बड़ा, अगर आकार में बात करें किसका आकार सबसे बड़ा होगा,
तो एटेकस एल्टस का आकार सबसे बड़ा होता है। मतलब जितनी भी रेशम कीट की प्रजातियां वर्तमान में जीवित है उन सब में सबसे जो बड़ा आकार होता है वह दैत्याकार रेशम कीट का होता है। पहला सेटेनिडी कुल का सदस्य है। नेक्स्ट, इसका आकार पंखों सहित 10 से 11 इंच होता है। इसका आकार पंखों सहित 10 से 11 इंच होता है और जितनी भी रेशम की प्रजातियां हैं उनमें सबसे बड़ा आकार इसी का होता है। तो सभी जीवित प्रजातियों की तुलना में इसका आकार सबसे बड़ा होता है। इसका आकार सबसे बड़ा होता है। और नेक्स्ट विशेषता, यह मुख्य रूप से भारत और मलेशिया में पाया जाता है। तो यह केवल भारत और मलेशिया में पाया जाता है। तो वापस रिवाइज कर रहा हूं, हमने 5वां टाइप पढ़ा एरी रेशम कीट, एटेकस रिसिनी। अपन को इनके जूलॉजिकल नेम याद रखने हैं क्योंकि कई बार प्रश्न आता है कि 2 रेशम कीट प्रजातियों के जूलॉजिकल नेम लिखिए। तो सेटेनिडी कुल का सदस्य है, अरंडी की पत्तियों को खाता है। इसके जो धागे होते हैं, जो कोकून बन रहा है उसको क्या करना, काटना पड़ता है। और इसके धागे जो होते हैं, रेशम होता है, उसकी चमक तो तेज है लेकिन क्वालिटी की बात करें तो वो क्वालिटी बहुत निम्न होती है। इसीलिए वर्तमान में भारतीय जो अनुसंधान कर रहे हैं, वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, उसमें चाह रहे हैं कि इसकी जो क्वालिटी है उसको क्या किया जाए, उच्च किया जा सके। इसके लिए खोज की जा रही है। नेक्स्ट, दैत्या का रेशम कीट, एटेकस एल्टस, सेटेनिडी कुल का सदस्य है। इसका आकार पूरे कीट का सबसे बड़ा होता है, अर्थात जितनी इनकी प्रजातियां अपने 6 पढ़ी, इसके अलावा भी जो प्रजातियां हैं उनमें सबसे ज्यादा बड़ा आकार इसी जीव का होता है। इसीलिए इसको दैत्याकार रेशम कीट कहते हैं। इसका पूरा आकार पंख सहित 10 से 11 इंच होता है और यह केवल भारत और मलेशिया में पाया जाता है। अब नेक्स्ट आता है रेशम कीट का जीवन चक्र। नेक्स्ट है रेशम कीट का जीवन चक्र। और अब हम कॉमन एक कीट को लेकर उसके जीवन चक्र को पढ़ते हैं। तो अपन शुरू करते हैं शहतूत के रेशम कीट का जीवन चक्र। शहतूत के रेशम कीट का जीवन चक्र। और शहतूत के रेशम कीट का अगर अपन जूलॉजिकल नेम बोले तो अपन जानते हैं बॉम्बिक्स मोराई। तो अब अपन शुरू करते हैं शहतूत के रेशम कीट जो है उसका जीवन चक्र क्या होता है। तो अगर अपन सबसे पहले बात करते हैं वयस्क की, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं एडल्ट। देखिए, एक जो वयस्क होता है उसका कुल आकार होता है वह 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। अर्थात एक वयस्क पूरी लंबाई में कुल लंबा 2 से 3 सेंटीमीटर होता है और इसका शरीर पीले क्रीम रंग का होता है, अर्थात पीला तथा क्रीम रंग का होता है। तो पहला पॉइंट, वयस्क का कुल लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अब कुछ प्रजातियों जैसे दैत्याकार है तो उसमें ज्यादा भी हो सकती है, अलग अलग प्रजाति में साइज लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, इसका रंग पीला कोमा क्रीमी होता है। और सबसे बड़ी जो इसकी विशेषता है कि इसका जो कीट होता है इसका शरीर बहुत ज्यादा भारी होता है। कारण क्या है
कि जो भी लार्वा निकलता है वो कंटिन्यू भोजन करता रहता है, क्योंकि उसी से उसका रेशम का निर्माण होगा। इसीलिए दिक्कत क्या है कि वयस्क का शरीर बहुत भारी होता है और पंख आकार में छोटे होते हैं। जो वयस्क है उसका शरीर तो भारी है और पंख आकार में छोटे होते हैं। अब चूंकि शरीर भारी है, पंख छोटे हैं, इसीलिए यह उड़ नहीं सकता है। इसीलिए ध्यान रखना, यह उड़ नहीं सकता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और यह कीट एक लिंगी होते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, वयस्क का शरीर भारी एवं पंख छोटे होते हैं। पंख छोटे होते हैं, इस कारण यह उड़ नहीं सकता है। इस कारण यह उड़ नहीं सकता है। नेक्स्ट, यह एक लिंगी होते हैं। तो यह एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा जननांग है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब नेक्स्ट जो इसकी विशेषता आती है कि जैसे ये वयस्क है, अब इसके बाद क्या आएगा, निषेचन आता है। अर्थात निषेचन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, तो निषेचन जो इनका होता है वह आंतरिक प्रकार का होता है। नेक्स्ट निषेचन है वह कैसा है इनका, कि रेशम की जो बॉम्बिक्स मोराई है इसका निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है। और कोकून से निकलने के, अर्थात अब देखिए एक स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा समझा देता हूं पहले इंटर के लिए। होता क्या है कि जो कैटरपिलर है वो क्या करेगा, बार बार शहतूत की पत्तियों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अब वो बार बार भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या करता है कि जो कैटरपिलर होता है ये 5 प्रावस्थाओं से गुजरता है। मैं आपको पहले बेसिक समझा रहा हूं, 5 प्रावस्थाओं से गुजरता है। अब प्रावस्थाओं का गुजरने से फायदा क्या है कि धीरे धीरे क्या होती है, इसकी शरीर की लंबाई बढ़ती रहती है। अब लंबाई धीरे धीरे बढ़ रही है। अब क्या होगा, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी शरीर पर खंडों का निर्माण होता रहता है। अब एक समय ऐसा आएगा कि ये बार बार निर्मोचन करेगा और एक समय पर ये खाना खाना बंद कर देता है। अब जैसे ही बंद करेगा उसी समय इसकी रेशम ग्रंथि अर्थात लार ग्रंथियों का रूपांतरित रूप है रेशम ग्रंथियां, वो क्या करेगी, एक विशेष प्रकार के धागे का अर्थात चिपचिपे पदार्थ का स्रावन करती है, जो हवा के संपर्क में आने से सूखता रहेगा और धीरे धीरे क्या करेगा, गोल गोल घूमेगा तो एक कोकून का निर्माण हो जाएगा। अब अगर जो भी वयस्क सदस्य है, अब अगर उस कोकून से बाहर नहीं निकल पाता तो वो अंदर ही मर जाएगा। अब जैसे ही बाहर निकलेंगे, अब अगर अपन नर की बात करें तो बाहर निकलने के तुरंत बाद नर आंतरिक निषेचन करते हैं। अर्थात कोकून से निकलने के पश्चात नर 2 से 3 घंटे तक, कोकून से जैसे ही बाहर निकलेंगे नर 2 से 3 घंटे तक मादा से मैथुन करते हैं। और यदि ये उस कोकून से अलग नहीं हो पाते हैं तो ये कुछ ही घंटों में मर जाएंगे। तो निषेचन का मतलब क्या है कि इनमें आंतरिक निषेचन होता है, नेक्स्ट, कोकून से निकलने के पश्चात नर 2 से 3 घंटे तक मादा के साथ क्या करेगा, मैथुन क्रिया करता है। तो नेक्स्ट, कोकून से निकलने के बाद नर 2 से 3 घंटों तक मादा के साथ मैथुन क्रिया करता है। और अगर ये कोकून से अलग नहीं हो पाए, कहने का मतलब क्या है, अगर ये कोकून से बाहर ना निकल पाए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसकी मौत हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है कि मैथुन क्रिया हो गई, अब क्या होगा, अब आएगा मादा अंडे किस प्रकार देती है, अर्थात अंड निक्षेपण प्रक्रिया कैसे होती है वो पढ़िए। पहले हमने वयस्क को पढ़ लिया, फिर निषेचन को पढ़ लिया, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अंड निक्षेपण।
अब देखिए अंड निक्षेपण की प्रक्रिया में क्या होती है कि मादा निषेचन के तुरंत बाद मादा अंडे देना शुरू कर देती है। यह कार्य लगभग 24 घंटों में पूर्ण होता है, अर्थात मादा निषेचन के 2 घंटे बाद, अर्थात जैसे इन्होंने निषेचन हुआ है उसके 2 घंटे बाद अंडे देना प्रारंभ कर देती है। और अंडे देने की जो प्रक्रिया होती है वह 24 घंटे, तो मतलब एक दिन में पूर्ण होती है। और माना यह जाता है कि मादा एक बार में 450 से 550 अंडे देती है। और यह जो अंडे दे रही है मादा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मौसम कैसा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि तापमान कैसा है, उस कंडीशंस क्या है, उसके आधार पे अंडों देने की प्रक्रिया को माना जाता है किस प्रकार होगा। तो नेक्स्ट, मैथुन क्रिया के बाद मीन्स निषेचन कह दीजिए, मादा अंडे देना, या आप निषेचन भी लिख सकते हैं। निषेचन के बाद मादा अंडे देना प्रारंभ कर देती है। यह प्रक्रिया 2 से 24 घंटों में पूर्ण होती है। 2 से 24 घंटों में यह प्रक्रिया क्या है, पूर्ण होती है। और माना जाता है कि मादा एक बार में 450 से 550 अंडे देती है। ये माना गया आंकड़ा है कि 450 से 550 अंडे देती है। अब अंड निक्षेपण प्रक्रिया हो गई, उसके बाद अपन पढ़ते हैं अंडे। इनके अंडे कैसे रंग के होते हैं। तो नेक्स्ट है कि इनके अंडे, जो रेशम कीट के अंडे हैं, वो गोल और सफेद रंग के होते हैं। और माना यह जाता है कि लगभग 2000 अंडों का वजन 1 ग्राम होता है। वापस बता देना चाहता हूं, अपन कोई भी चीज लेते हैं किलो में तो 1000 ग्राम कहते हैं, इनके 2000 अंडों का वजन 1 ग्राम होता है। तो पहला क्या है कि इनके अंडे गोल व सफेद रंग के होते हैं। नेक्स्ट, इनके 2000 अंडों का वजन लगभग 1 ग्राम होता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये अंडे कितने हल्के हैं, अर्थात इनमें पित्त की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि 2000 अंडों का जो वजन है वो लगभग कितना है, वह 1 ग्राम होता है। अब क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा इन अंडों का जो रंग होगा वह गहरा होता जाएगा, अर्थात समय बीतने के साथ इन अंडों का रंग क्या होगा, गहरा होता जाएगा। और इन अंडों से 10 दिन पश्चात स्फुटन के पश्चात डिंभक बाहर निकलते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में कैटरपिलर कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो क्या है, कैटरपिलर। तो कहने का मतलब क्या है कि लगभग 10 दिन पश्चात इन अंडों से डिंभक बाहर निकलते हैं, जिनको हम सामान्य भाषा में कैटरपिलर कहते हैं। और इनकी विशेषता क्या होती है कि जैसे ही अंडों से बाहर निकलते हैं, इन्हें ताजी पत्तियों की उपलब्ध कराना आवश्यक है। अगर इन अंडे निकलने के पश्चात 2 से 3 घंटे तक अगर इनको भोजन उपलब्ध ना कराया जाए तो ये कैटरपिलर डिंबक है, ये मर जाते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जैसे ही इन अंडों से डिंबक बाहर निकले हैं, इनको तुरंत भोजन उपलब्ध कराया जाए। और ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि इनको जो भोजन है वह ताजी पत्तियां कराई जाए, अर्थात कहने का मतलब हर समय ताजी पत्तियां उपलब्ध कराए। ऐसा नहीं है कि एक बार पत्तियां जैसे सहतूत की पत्तियां दे दी तो वही पत्तियां कंटिन्यू चले, नहीं, उनको हर दिन कुछ घंटों के बाद ताजी पत्तियां खिलाई जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो पत्तियों को खाए और उनसे अच्छा रेशम प्राप्त हो सके।
और माना जाता है कि जब वह कैटरपिलर अंडे से बाहर निकलता है तो उसका जो कुल लंबाई होती है वह 0.4 सेंटीमीटर होती है। तो आज की जो हमने क्लास थी उसमें रेशम कीट की 2 प्रजातियां और बोम्बिक्स मोराई के जीवन चक्र को पढ़ा। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इससे आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।